हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। मिलते हैं आज। फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी और एस सी एस ईडीयू पॉइंट पर। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि आपको प्रतिदिन करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीज़ें और साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, चाहे इतिहास, भूगोल और पॉलिटी, इकोनॉमिक, किसी से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाएगी। तो उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए आज दिनांक 14 तारीख को 14 मई के करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, मझधारों से डर के नौका पार नहीं होती है। तो कभी भी कोशिश करने से हमें हारना नहीं चाहिए, कोशिश करते रहिए। सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। रोज रोज अगर परिश्रम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग शुरू करते हैं डेली के करंट अफेयर्स में। सबसे पहला हमारा प्रश्न आज का होगा कि भारत ईरान चाबहार पोर्ट समझौता। भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट समझौता हुआ। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के द्वारा ईरान में चाबहार पोर्ट का विकास किया जा रहा है, जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट जिसका चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट जिसका चीन के द्वारा विकास किया गया है, उस ग्वादर पोर्ट के बहुत ही कम दूरी पर, लगभग 80 से 100 किलोमीटर के बीच में जो भारत के द्वारा विकास किया गया ईरान में, वो चाबहार पोर्ट है। और चाबहार पोर्ट भारत को 10 वर्ष की लीज पर मिल गया है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 10 वर्ष की लीज पर मिल गया है भारत को। ईरान के साथ समझौता हो गया कि 10 वर्ष की लीज पर भारत सरकार अब भारत इस पोर्ट को यूज करेगा, प्रयोग करेगा। और इस पोर्ट के प्रयोग करने के साथ ही भारत की जो पहुंच है अब मध्य एशिया के साथ, अफगानिस्तान अफगानिस्तान मध्य एशिया और यूरोप के कई राष्ट्रों के तक भारत की पहुंच हो जाएगी। इससे जो भारत की जो व्यापारिक गतिविधियां हैं और तेजी से बढ़ेंगी, सामानों का आयात सस्ता भी होगा और निर्यात में वृद्धि होगी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्राप्त होगी। तो चाबहार पोर्ट जो भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था, बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट था भारत के लिए, आर्थिक, रणनीतिक, सामरिक सभी दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट है, जिसे 10 वर्ष की लीज पर भारत को मिल गया है और भारत के द्वारा इसका विकास भी किया गया था। ये पाकिस्तान में जो चीन के द्वारा ग्वादर पोर्ट का विकास किया गया है, उसी के प्रत्युत्तर में, उसके जवाब में या उसको संतुलित करने के लिए सामरिक दृष्टि से विकसित किया गया था। भारत की इस से अफगानिस्तान में जो भारत के द्वारा सहायता, राहत और सामग्री पहुंचाई रही है, जिसमें अभी हम लोग बीच में पाकिस्तान के माध्यम से लेके जा रहे थे, अब उसके स्थान पर हम लोग सीधे ईरान के द्वारा होते हुए सीधे अफगानिस्तान में पहुंचा सकते हैं। साथ ही मध्य एशिया यानी मध्य एशिया के देश जो है हमारे, केकेतूत एक कोड याद रखिएगा, केकेतूत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक है, तो केकेतूत कोड याद रखिएगा। मध्य एशिया में केकेतूत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक, तो सारे देशों की राजधानी मध्य एशिया में। हमारी पहुंच जो है बहुत तेजी से विकसित होगी। मध्य एशिया चूंकि आपको पता ही है बहुत सारे खनिज संसाधनों से युक्त देश है, और ये भारत में खनिज संसाधनों की जो कमी है उसकी पूरी करने में उसको सहायता कर सकते हैं। केकेतूत यानी किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। साथ में यूरोप के कई देशों तक भारत की पहुंच भी संभव हो सकेगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। पूर्वोत्तर की पहली महिला डीजीपी, पूर्वोत्तर की पहली महिला डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है आईपीएस ईदा सीसा नोग्रांग को। ईदा सीसा नोग्रांग को पूर्वोत्तर में अभी तक आईपीएस तो नियुक्त हो रहे थे, लेकिन किसी राज्य में महिला डीजीपी की नियुक्ति नहीं हुई थी। किसी राज्य में महिला डीजीपी की नियुक्ति नहीं हुई थी, तो पहली बार आईपीएस ईदा सीसा नोग्रांग को मेघालय राज्य में, आपको पता ही होगा मेघालय मेघों का राज्य, मेघों का बोला जाता है, मेघों का राज्य बोला जाता है। मेघालय में ही मानिसराम और चेरापूंजी है, जहाँ पर विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। मेघालय में 3 चोटियां हैं, गारो, खासी, जयंती है। ये 3 जनजातियां भी हैं। तीनों जनजातियों से घिरा हुआ जो एक क्षेत्र है, जहाँ पे मासिनराम है, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो क्षेत्र है वो है मासिनराम, और दूसरे स्थान पे है चेरापूंजी। और यही मेघालय में ही 3 जनजातियां हैं, गारो, खासी, जयंती, और 3 पहाड़ियां भी हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ये तीनों पहाड़ियां पश्चिम से पूरब की क्रम में भी हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये भी याद रखिएगा कि तीनों का पूरब से पश्चिम का क्रम क्या है, गारो, खासी, जयंतिया। साथ में मेघालय की जिसकी राजधानी है शिलोंग, मेघालय जिसकी राजधानी क्या है, शिलोंग। ठीक है, तो मेघालय के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखा। मेघालय में कौन सी पहाड़ियां हैं, मेघालय में कौन सी जनजाति पाई जाती है, उसके बारे में जाना। मेघालय की पहली महिला डीजीपी कौन बनाई गई है, ईदा सीसा नोग्रोंग बनाई गई है। कौन बनाई गई है, ईदा सीसा नोग्रोंग। याद रखिएगा, ईदा सीसा नोग्रोंग। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग है। मेघालय की राजधानी क्या है,
शिलोंग है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, हम लोगों ने पढ़ा था कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है, नोएडा के जेवर में बन रहा था। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा था, एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा था, जेवर, नोएडा, यूपी में। कहाँ बन रहा था, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा था, यूपी के जेवर नोएडा में बन रहा था। अब दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है, बनने जा रहा है, तो वो है यूएई। कहाँ बनने जा रहा है, यूएई में। यूएई में बनेगा, यूएई जिसकी राजधानी है अबू धाबी। यूएई जिसकी राजधानी क्या है, अबू धाबी। और यूएई भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारी भागीदार देश हैं, बड़े व्यापारी भागीदार देशों में भारत के साथ इसका जो ट्रेड सरप्लस रहता है, ट्रेड सरप्लस में भी रहता है। साथ में यूएई जिसकी राजधानी अबू धाबी है, यूएई में ही दुबई है, शारजाह है। यहाँ पर भारत के द्वारा बहुत सारी विकासात्मक परियोजनाओं का भी संचालन किया जा रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है, यूएई में बन रहा है। आपने देखा भी होगा कि यूएई में अभी हाल ही में जो वर्षा हुई थी, जो कि असामयिक वर्षा थी, जिसकी वजह से बाढ़ और अन्य जो आप प्राकृतिक आपदा जैसी दुर्घटनाएं देखने को मिली थी, ये इसकी वजह से यूएई चर्चा में था। अब दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी यूएई में बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीन नोबेल यानी गोल्डमैन अवार्ड। ग्रीन नोबेल गोल्डमैन अवार्ड पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अवार्ड है। ग्रीन नोबेल यानी पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक अवार्ड है, गोल्डमैन अवार्ड जिसे बोलते हैं। और ये दिया गया है आलोक शुक्ला को। किसको दिया गया है, आलोक शुक्ला। ये आलोक शुक्ला को दिया गया है ग्रीन नोबेल पुरस्कार गोल्डमैन अवार्ड। ग्रीन नोबेल पुरस्कार गोल्डमैन अवार्ड किसको दिया गया है, 2024 का। आलोक शुक्ला के, ये भारतीय मूल के हैं, ये भारत के हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये वर्ल्ड के लेवल पे दिया जाता है ग्रीन नोबेल पुरस्कार, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दिया गया आलोक शुक्ला को। किसको दिया गया है, आलोक शुक्ला को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले एक महत्वपूर्ण खबर है जो कि हम लोगों को जाननी चाहिए कि डीआरडीओ के द्वारा किस मिसाइल का परीक्षण किया गया। डीआरडीओ के द्वारा किस मिसाइल का परीक्षण किया गया, तो वह है स्मार्ट। किस मिसाइल का परीक्षण किया गया, स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण किया गया डीआरडीओ के द्वारा मई 2024 में। कब किया गया, मई 2024 में डीआरडीओ के द्वारा स्मार्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और इस डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी, इसके बारे में जान लेते हैं। कब हुई थी, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है और डीआरडीओ के मुख्य बिंदु जो हैं वो याद रखिएगा। डीआरडीओ भारत में जो डेवलपमेंट, रिसर्च और के लिए काम करती है, डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए काम करती है, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में सारी जो कि सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली महत्वपूर्ण एजेंसी है। डीआरडीओ की स्थापना आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कब हुई है। एनपीसीआई किस देश में, अगला प्रश्न हमारा, एनपीसीआई किस देश के लिए यूपीआई सिस्टम डेवलप करने जा रहा है। एनपीसीआई किस देश के लिए यूपीआई सिस्टम डेवलप करने जा रहा है, तो वो देश है नामीबिया। किस देश के लिए करने जा रहा है, नामीबिया। ये वही देश है जिसकी राजधानी है विंडहॉक। विंडहॉक, इसकी राजधानी क्या है, विंडहॉक। ये वही नामीबिया है जहां से पिछले वर्ष आपने देखा था 17 सितंबर को भारत में जब चीता पुनर्वास किया जा रहा था, तो चीते लाए गए थे। ठीक है, चीते लाए गए थे, नामीबिया से ही लाए गए थे पहली बार चीते भारत में चीता पुनर्वास परियोजना के तहत। और नामीबिया जिसकी राजधानी है विंडहॉक। नामीबिया वही देश है जो कि मकर रेखा पर स्थित देश है। मकर रेखा इस देश से होकर गुजरती है, अफ्रीका का देश है। तो एनपीसीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। एनपीसीआई जिसकी स्थापना हुई थी 2007 के एक्ट के तहत। ठीक है, 2007 में हुई थी एनपीसीआई एक्ट के तहत। ठीक, एनपीसीआई भारत में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस यानी एक सार्वभौमिक पेमेंट भुगतान इंटरफेस माध्यम बनने के लिए काम करती है। एनपीसीआई भारत में पेमेंट की एक महत्वपूर्ण संस्था है जो देख रेख करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्याज की मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस भारत सरकार के द्वारा तय की गई है। जैसा कि आप लोगों ने जान रहे होंगे, पढ़े होंगे खबरों में कि प्याज पे एक्सपोर्ट पे जो भारत सरकार के द्वारा भी बैन लगाया गया था, रोक लगाई गई थी, उसे हटा दिया गया है। प्याज के निर्यात पे बैन लगाया गया था। पिछले वर्ष आपने पढ़ा भी होगा कि बांग्लादेश के द्वारा भारत के प्याज निर्यात पर रोक लगाए जाने के कारण कुछ विरोध भी किया गया था कि उसकी वजह से बांग्लादेश में और प्याज की रेट बढ़ गए थे।
तो अब देखते हैं कि प्याज का एक्सपोर्ट जो बैन है वो हटा दिया गया है, एक्सपोर्ट से बैन हटा दिया गया है। तो प्याज की मिनिमम जो एक्सपोर्ट प्राइस है, यानी जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो क्या होगी, 45,800 प्रति मीट्रिक टन। कितनी होगी, 45,800 प्रति मीट्रिक टन होगी प्याज की जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है। प्याज की मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस क्या होगी, 45,800 मीट्रिक टन, 45,800 प्रति मीट्रिक टन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सबसे कम उम्र के चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट के विजेता कौन है, विजेता कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय मूल के हैं, ये भारत के हैं, सॉरी ये भारत के हैं, डी गुकेश, डी गुकेश। कौन है, डी गुकेश है, कौन है, डी गुकेश, कौन है, डी गुकेश, डी गुकेश भारत के हैं, सबसे कम उम्र के चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट के विजेता हैं, चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट के विजेता हैं। तो साथियों, हम लोगों ने इतने करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, हम लोग आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, डेफ कनेक्ट 2024, डेफ कनेक्ट 2024, डेफ कनेक्ट 2024 रक्षा मंत्रालय के द्वारा 4 मार्च 2024 को आयोजित किया गया था। कब किया गया था, 4 मार्च 2024 को। कब किया गया था, 4 मार्च 2024 को। और इस डेफ कनेक्ट परियोजना का जो उद्देश्य था, नवाचार, रक्षा क्षेत्र में नवाचार को विकसित करना, डेवलप करना। ठीक है, रक्षा क्षेत्र में नवाचार तकनीकियों को बढ़ावा देना, रक्षा क्षेत्र में नवाचार को और बढ़ावा देना, जिससे कि नई नई तकनीकी का प्रयोग किया जा सके और उत्पादन, लागत को कम किया जा सके, उत्पादन बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो डेफ कनेक्ट 2024 4 मार्च 2024 को रक्षा मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में, कहाँ पे, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में आयोजित किया गया डेफ कनेक्ट 2024। और इसमें एक परियोजना शुरू की गई, एक योजना लॉन्च की गई, अदिति योजना। कौन सी योजना लॉन्च की गई, अदिति योजना। अदिति योजना वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, अदिति योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, तो अदिति योजना रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, अदिति योजना रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। किस मंत्रालय के द्वारा, अदिति योजना रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। और इस अदिति का फुल फॉर्म है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स। ठीक है, तो आईडेक्स क्या है, अप्रैल 2018 में रक्षा क्षेत्र में नवाचार और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आईडेक्स को लॉन्च किया गया था। अप्रैल 2018 में रक्षा मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया था आईडेक्स को। अब एक नई परियोजना लॉन्च की जा रही है, जो है अदिति योजना। क्या है, अदिति योजना, जो है क्या, अदिति योजना रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। इसका फुल फॉर्म है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स। डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया, 4 मार्च 2024 को किया गया। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं कि सिर्फ उसी दिन का करंट अफेयर्स नहीं होगा, उसी महीने का करंट अफेयर्स नहीं होगा। ये करंट अफेयर्स आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा अन्य आयोगों द्वारा जो प्रस्तुत आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं को ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आपके सभी टॉपिक कवर हो सके, सारे प्रश्न कवर हो सके, और आप अधिकतम जो 25 से 30 प्रश्न आता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में, चाहे मुख्य पर फिर वो पीसीएस की परीक्षा के एग्जाम, पीसीएस परीक्षा में आता है, उन दोनों परीक्षाओं में 25 से 30 प्रश्न करंट के रहते हैं। और मेरा दावा है, मेरा वादा है कि आप अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपका जो 25 क्वेश्चन आता है, 25 में से 22 क्वेश्चन हल होने की संभावना पूरी तरह से रहेगी, जो कि मैं खुद देता हूं, और खुद देते समय मैं मेरे करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम सही रहते हैं, जो कि 25 में से 22-23 होते हैं, और इसी से आप यानी प्रारंभिक परीक्षा को बहुत आसानी से पास कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला है, एसबीआई के द्वारा एक शीर्षक से अध्ययन किया गया है, ऑफ द वीमेन, बाय द वीमेन, फॉर द वीमेन। ठीक है, एक याद रखिएगा, एक अध्ययन निकाली गई है एसबीआई के द्वारा, ऑफ द वीमेन, बाय द वीमेन, फॉर द वीमेन। ऑफ द वीमेन, बाय द वीमेन, फॉर द वीमेन, यानी महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के साथ। ठीक है, महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए, महिलाओं के साथ नाम से एक रिपोर्ट शीर्षक से अध्ययन किया गया एसबीआई के द्वारा। ये जो एसबीआई के द्वारा अध्ययन किया गया है, ये मूलतः उन चीज़ों को ध्यान में, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, यानी स्वयं सहायता समूह हैं, स्वयं सहायता समूहों के द्वारा जो लोन लिया जा रहा है, उन संबंधों में उनका प्रयोग कैसे किया जा रहा है, उस मैट्रिक्स का अध्ययन करने के लिए एसबीआई के द्वारा किया गया है। जैसा कि हम सभी को पता है कि एसबीआई, जिसकी स्थापना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में 1921 में की गई थी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया,
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में की गई थी। फिर बाद में 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1955 में राष्ट्रीयकरण किया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, और नया नाम दिया गया भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहले ये 5 शाखाओं में हैदराबाद, जौनपुर और त्रावणकोर, ये ऐसी शाखाओं में विभाजित था। वर्ष 2017 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा एसबीआई को एक बार फिर से समर्जन की प्रक्रिया लाया गया और एकीकृत करते हुए सारी शाखाओं को एक कर दिया गया, जिसमें भारतीय महिला बैंक को भी शामिल करते हुए, जो कि भारतीय महिला बैंक 2012 में स्थापित हुआ था। भारतीय महिला बैंक 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद स्थापित करने की घोषणा हुई थी। 2012 के बाद 2013 से ये काम करना शुरू किया था। 2012 में घोषणा कर दी गई थी, 2013 से काम करना शुरू करता है और फिर 2017 में इसका एसबीआई में मर्जिंग कर दिया जाता है। भारतीय महिला बैंक, जिसकी जो आधारभूत पूंजी थी वो 1000 करोड़ रुपए थी। इसमें सारे कर्मचारी महिलाएं रहती थी और महिलाओं के द्वारा ही पूरी तरह से संचालित होता था। ठीक है, तो निर्भया कांड जो 2012 में हुआ था उसी के बाद ये घोषणा की गई थी और 2013 में इसने काम करना शुरू किया। 2013 में ही संगठन के रूप में इसने काम किया। एसबीआई, जिसका राष्ट्रीयकरण 1955 में होता है, फिर 2017 में इसका फिर से एक बार सबमर्जर किया जाता है और सबमर्ज करके इसको 5 जो अन्य शाखाएं थी और साथ में भारतीय महिला बैंक को मिला के एसबीआई को एक नया रूप दिया जाता है। इससे पहले 1901 में ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। इससे पहले ये बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कोलकाता, ये तीनों बैंक को मिला के एक साथ बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने जाना एसबीआई ऑफ द वीमेन, बाय द वीमेन और फॉर द वीमेन शीर्षक से एक अध्ययन किया, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूहों में जो महिलाएं काम करती हैं उन महिलाओं की स्थिति के बारे में जाना। उन महिलाओं के द्वारा किस प्रकार से जो लोन लिया जा रहा है, कैसे उसको यूज किया जा रहा है, उसके बारे में यह अध्ययन जारी किया गया। इंपॉर्टेंट ये शीर्षक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि एसबीआई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में कब जाना जाता था? 1921 में। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1955 में किया गया। एसबीआई का सबमर्जर 2017 में जो किया गया, साथ में उसमें भारतीय महिला बैंक यानी भारतीय महिला बैंक कब स्थापित हुआ था? 2012 में इसकी घोषणा हुई थी और 2013 में इसने काम करना शुरू किया, यानी काम करना शुरू किया। इसने इसकी जो आधारभूत पूंजी है वो है 1000 करोड़ रुपए। 1000 करोड़ रुपए। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, सारे फैक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। पीएम स्वराज पोर्टल। पीएम स्वराज पोर्टल प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान रोजगार आधार जन कल्याण पोर्टल। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान रोजगार आधार जन कल्याण पोर्टल। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है, जिसमें समाज के वंचित वर्ग के लोगों को लोन उपलब्ध कराया जाएगा। समाज के वंचित वर्ग के लोगों को लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 15 लाख रुपए तक के लोन उपलब्ध कराए जाएंगे और समय से अगर उसका भुगतान कर दिया जाता तो उसे अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो दोस्तों, हम लोगों ने आज के करंट अफेयर्स में लगभग 11 करंट अफेयर्स के प्रश्न को देखा, साथ में इसमें कई सारे फैक्ट देखे। लगभग आप अगर तैयार करेंगे तो 60 से 70 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे इस वीडियो के द्वारा। और इस वीडियो के बाद इस वीडियो को आप लोग अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और चैनल अगर अच्छा लग रहा है आपको, ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको और भी कमेंट करके बताइए कि हमें इस प्रकार की वीडियो और चाहिए, तो हम लोग और भी तरह से इम्प्रूव करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग आपसे बताया था कि करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सकता है, तो आज इसी क्रम में हम लोग पॉलिटी से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण जो विषय है, जो कि हमारे भारत राज्यों का जो गठन है, राज्यों का पुनर्गठन है, उससे रिलेटेड प्रश्न है। बहुत पूछता है, सीक्वेंस पूछता है उनका, राज्यों के गठन होने का क्रम पूछता है, गठन होने का वर्ष पूछता है, उनका कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, पुनर्गठन, यही पूछता है। ये सारे तथ्य हम लोग एक साथ एक कोड में देखने का प्रयास करते हैं, जिससे कि मात्र बहुत ही कम समय के अंतर्गत हम लोग क्या करें, इस प्रश्न को हल कर सकें और सही सही हल कर सकें। प्रश्न ही नहीं, प्रश्न को हल करने की तो कर ही सकते हैं, लेकिन सही सही हल करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। जो कि सीक्वेंस जब पूछता है तो सीक्वेंस ही सबसे पहले हम लोगों का गड़बड़ होता है, और सीक्वेंस में गड़बड़ी होने का इसका मतलब है कि हम लोग अपना 1 नंबर माइनस करवाते ही हैं। साथ में दूसरे क्वेश्चन से भी कुछ अपना 1/3 मार्क्स उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जैसा कि माइनस मार्किंग लागू है, उस लागू होने की वजह से हमें 1.33 मार्क्स का भी नुकसान उधर से होता है, और साथ में नुकसान होता है दूसरे क्वेश्चन का 0.66 मार्क्स। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, भारत में कुल राज्यों की संख्या है 28। वर्तमान समय में भारत कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है, और यूनियन टेरिटरी है 8।
तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 28 राज्य और 8 जो यूनियन टेरिटरी हैं, इनके बारे में आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे। आपको पता ही होगा कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो दादर नगर हवेली और दमन दीव था, उसे मिला के एक कर दिया गया है। और अब वर्तमान में जो यूनियन टेरिटरी है यानी संघ शासित प्रदेश है, उनकी संख्या 8 है। ये तो आपको सब पता ही होगा, पढ़े ही होंगे। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा दादर नगर हवेली को याद रखिएगा, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव को मिला के एक कर दिया गया। और वर्तमान में यूनियन टेरिटरी की संख्या हो गई है 8। यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी हो गई है? 8। आपको पता ही होगा कि यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है, तो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, दादर नगर हवेली दमन दीव है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार है। ठीक है, हमने 8 यूनियन टेरिटरी को देख लिया है और हम आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। 28 जो राज्य हैं, इनके राज्यों का जो पुनर्गठन है कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं कि राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ है पहली बार 1956 में किया गया। 1956 के अधिनियम के तहत 1956 में किया गया था। और आप लोग पता ही होगा कि 1953 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग करते हुए राज्य पुनर्गठन की मांग करते हुए आंध्र प्रदेश में एक नेता हुए, एक बहुत ही प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हुए पोट्टी श्री रामालू। तो रामालू का निधन हो गया था इस भूख आमरण अनशन की वजह से। तो 1953 में आनन फानन में क्या किया गया, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर पहली बार राज्यों की पुनर्गठन की स्थापना की गई। आपको पता होगा कि बार राज्यों के पुनर्गठन के लिए पहले के लिए जो कमेटी स्थापित की गई थी, पहली कमेटी थी धर कमेटी। धर एस के धर थे, एस के धर, न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में 1947 में ये कमेटी बनी थी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1948 में प्रस्तुत की थी। 1948 में 4 सदस्य थे इसमें, 4 सदस्य, ठीक है, 4 सदस्य थे। तो इन्होंने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ध्यान रखते हुए प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। ठीक है, तो इसके विरोध, इस कमेटी की रिपोर्ट का विरोध बहुत तेजी से शुरू हुआ। फिर तुरंत 1948 में ही JVP कमेटी बनाई गई। पहली जो कमेटी थी धर कमेटी थी, धर कमेटी, दूसरी कमेटी बनाई जा रही है JVP कमेटी। JVP कमेटी ये 1948 में बनाई जाती है और ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है 1949 में। ये इसमें 4 सदस्य हैं, धर कमेटी में 4 सदस्य हैं, JVP में 3 सदस्य हैं, यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। 3 सदस्य कौन कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, 3 सदस्य हैं। 1948 में ये कमेटी बनाई जाती है, 1949 में ये रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करती है। इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को सिरे से नकार दिया और प्रशासनिक सुविधा को भी ध्यान में रखते हुए राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश में शुरू होता है पोट्टी श्री रामुलू का अनशन, आमरण अनशन 1953 में। और इसके आमरण अनशन के बाद, आमरण अनशन और उनके निधन उपरांत आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया जाता है भाषा के आधार पर पहली बार। और फिर राज्य पुनर्गठन आयोग एक स्थापित किया जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में स्थापित किया जाता है और इसमें 3 सदस्य रहते हैं। फजल अली इसके अध्यक्ष हैं, फजल अली। अध्यक्ष कौन है? फजल अली हैं अध्यक्ष। न्यायमूर्ति फजल अली को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। साथ में KM पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ये 2 सदस्य रहते हैं। इसमें कुल मिला के 3 सदस्य रहते हैं और KM पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, जिसके अध्यक्ष हैं फजल अली। इस कमेटी ने पहली बार सिफारिश की कि भाषाई आधार पर राज्यों को गठन किया जा सकता है और इन्होंने जो सिफारिश की 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किया जाए। किंतु जो स्थापित किया गया वो 16 राज्य व 3 यूनियन टेरिटरी था की सिफारिश की थी। इस कमेटी ने सिफारिश की थी कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए जाएं। किंतु भारत सरकार ने राज्यों का पुनर्गठन करते हुए 1956 में एक अधिनियम लाया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और इस अधिनियम के द्वारा 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी स्थापित किए गए। कितने? 16 राज्य और 3
यूनियन टेरिटरी स्थापित किए गए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके लिए कि कितने राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किए गए थे। 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी थे, और बाद में इनकी संख्या जो वर्तमान में देखते हैं तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। इन राज्यों को कैसे फिर से पुनर्गठित किया गया, कब किया गया, ये प्रश्न सीक्वेंस में पूछता है, इसलिए जानना और भी जरूरी है कि हम ये प्रश्न अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले किसी राज्य का गठन होता है तो है गुजरात। गुजराती भाषी राज्यों के लिए गुजरात राज्य का गठन होता है 1960 में, महाराष्ट्र से अलग करते हुए। किससे अलग करते हुए? महाराष्ट्र से अलग करते हुए गुजरात राज्य का गठन होता है 1960 में, और पहली बार गुजरात का गठन हो रहा है गुजराती भाषा के आधार पे। फिर उसके बाद दूसरा जो राज्य गठन होता है 1963 में, पूर्वोत्तर में नागालैंड गठित होता है। 1963 में पूर्वोत्तर में कौन सा राज्य गठित होता है? नागालैंड। फिर 1966 में पंजाब से अलग करके हरियाणा बनाया जाता है। पंजाब से अलग करके हरियाणा बनाया जाता है, क्योंकि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में हिंदी बोली जाती है, यानी हरियाणवी हिंदी होती है। इस वजह से हरियाणा को 1966 में स्थापित किया जाता है। फिर हिमाचल प्रदेश 1971 में गठित होता है। हिमाचल प्रदेश भी एक तरह से पहाड़ी राज्य है, और ये अपनी संस्कृति को रक्षा के लेके इसने अपना आंदोलन किया था। हिमाचल प्रदेश राज्य के गठन की जो मांग थी 1971 में स्वीकार की जाती है, और 1971 में राज्य पुनर्गठन आयोग, फिर से राज्य पुनर्गठन किया जाता है और हिमाचल प्रदेश की स्थापना कर दी जाती है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये तीनों एक क्रम में है, पहले मणिपुर, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय। ये तीनों एक क्रम में 1972 में स्थापित किए जाते हैं। 1972 में तीनों को एक क्रम में स्थापित किया जाता है। याद रखिएगा, ये क्रम 1972 में है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का। फिर सबसे महत्वपूर्ण आता है सिक्किम, जिसको 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में एक सह राज्य का दर्जा दिया गया था। किसका? एक सह राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 1975 में इसे 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत पूछता है कि सिक्किम से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन कौन सा है। तो 36वां संविधान संशोधन पूर्ण राज्य के लिए है, और जो 35वां संविधान संशोधन है वो किस राज्य के लिए? सह राज्य का दर्जा दिया गया था, तो 1974 में दिया गया था। 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। और फिर आता है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम राज्य के पुनर्गठन की जो घोषणा हुई थी 1986 में हुई थी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की भी घोषणा कब हुई थी? 1986 में हुई थी। ठीक, तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की घोषणा हो रही है 1986 में, किंतु इसे लागू किया जाता है इस अधिनियम को 1987 में। यानी गठन की घोषणा हो रही है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की 1986 में, और जबकि स्थापित हो रहा है, यानी जो ये राज्य के रूप में काम करना शुरू कर रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं तो 1987 में। याद रखिएगा, दोनों डेट आपको मैंने बता दी है। जैसा भी प्रश्न पूछे आप लोग उसको प्रश्न को ध्यान रखते हुए, लेकिन सीक्वेंस नहीं बदलेगा, सीक्वेंस यही है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। फिर 1987 में ही गोवा को भी एक राज्य का दर्जा दिया जाता है। आपको पता ही है कि गोवा सबसे छोटा राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल के अनुसार गोवा सबसे छोटा राज्य है। और ये 1961 तक पुर्तगालियों के नियंत्रण में था, यानी पुर्तगीज शासन था। गोवा आपको पता ही होगा एकमात्र राज्य था जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था। अब वर्तमान में उत्तराखंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। तो यानी संविधान में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पहली बार किसी राज्य में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा रहा है तो वो राज्य है उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड जिसकी राजधानी है देहरादून। लेकिन संविधान में वर्णित प्रावधानों से पहले ही किसी राज्य में अगर लागू था यूनिफॉर्म सिविल कोड तो वह है गोवा। गोवा में पुर्तगालियों का शासन था, इस वजह से यहाँ पे 1961 में ही जब पुर्तगाली यहाँ से जाते हैं तब से लेके अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। फिर आते हैं हम लोग, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन फिर होता है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ राज्य की जो पुनर्गठन किया जाता है 1 नवंबर 2000 को किया जाता है। फिर उत्तराखंड होता है 9 नवंबर को 2000 को, और झारखंड होता है 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। और फिर ये छत्तीसगढ़ राज्य है वो मध्य प्रदेश राज्य से अलग करके बनाया जाता है। उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके बनाया जाता है, जबकि झारखंड जो है बिहार राज्य से अलग करके
बनाया जाता है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको याद रखना जरूरी है। फिर तेलंगाना अपनी एक महत्वपूर्ण मांग के साथ तेलंगाना में भी आंदोलन शुरू होता है और फिर 2013 में घोषणा की जाती है कि तेलंगाना का पुनर्गठन किया जाएगा और फिर जून 2014 में आके तेलंगाना का गठन कर दिया जाता है और फिर तेलंगाना 2014 से पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित हो जाता है। और आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर में पुनर्गठन 2019 में किया जाता है, जो कि 5 अगस्त को किया जाता है, 5 अगस्त को और 5 अगस्त 2019 को। और ये लागू होता है 31 अक्टूबर 2019 से। और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया जाता है, एक है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा ये सारे फैक्ट। इस फैक्ट को याद रखने से आपके सारे महत्वपूर्ण सवाल सॉल्व हो जाएंगे। और कल के एक वीडियो में थोड़ी सी गलती हो गई थी, जो कि मकर रेखा पे स्थित देशों का हमने कोड जो बताया था, मकर रेखा पे स्थित देशों का कोड था ची अप ब्रा, ची अप ब्रा, ना वो सा मू में डा आस्ट्रे टोंगा। ठीक है, तो वहाँ प से पराग्वे छूट गया था, तो पराग्वे आप लोग थोड़ा सा इसको बना लीजिएगा। और ये कोड ची अपरा नाबोसा मोमेडा आशे टोंगो रहेगा। और हम लोग अब इस वीडियो को, इस जो हमारा राज्यों का पुनर्गठन है, इसे देखते हैं कि किस क्रम में याद करें कि हमें मात्र 1 सेकंड में इन राज्यों का सीक्वेंस याद हो जाए। गुना ही मत्री में सिमिया गोछ हो जाते, यानी 10 सेकंड में आप पूरी तरह से इसको याद कर सकते हैं। गुना ही मत्री में सिमिया गोछ हो जाते। ठीक है, आपको बोलने में मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगेगा। गुना ही मत्री में सिमिया को छौझाते, बोल के आप देखिएगा, गुना ही मत्री में सिमिया को छौझाते। ठीक है, छौझाते। तो अब हम शुरू करते हैं, इसका कोड क्या होगा। कोड वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर जैसे मैंने बोला है वैसे आपने बोलना सीख लिया तो आपका ये प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चाहे इसका सीक्वेंस पूछे, चाहे इसका क्रम पूछे, चाहे इसके राज्यों का गठन का वर्ष पूछे, सब कुछ आप आराम से याद कर सकते हैं। और तुक्का भी खेलते समय आप ये ध्यान लगा सकते हैं कि कौन सा राज्य किस वर्ष में गठन हुआ है। ये थोड़ा सा आप तुक्का भी खेल सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो। वर्ष के लिए तो हम कोड के रूप में देखते हैं, गुजरात का लिखते हैं गु, फिर नागालैंड का लिखते हैं ना, फिर हरियाणा का लिखते हैं ह, हिमाचल प्रदेश का लिखते हैं ही। ये हो गया गुनाह ही, गुनाह ही। ठीक है, फिर हम लिखते हैं मणिपुर का म, त्रिपुरा का त्रि और मेघालय का में, मत्री में, मत्री में। ठीक है, गुनाह ही मत्री में। फिर सिक्किम का लिखते हैं सी, सिक्किम का क्या लिखते हैं सी। और मिजोरम का लिखते हैं मी, अरुणाचल प्रदेश का लिखते हैं अरु, गोवा का लिखते हैं गो, सिमी अरुगो। क्या बोलेंगे, सिमी अरुगो, ऐसे बोलना है। गुनाह ही मत्री में सिमियागो, सिमी अरुगो, सिमी अरुगो, छ ऊझा, छ ऊझा। एक साथ गठन हो रहा है, याद रखिएगा। ये सिक्किम अलग कर सकते हैं सी, फिर मी अरुगो, फिर छौझा तेज, छौझा तेज। कोड आपका बन गया है, क्या बना, गुनाह ही। कोड क्या है, गुनाह ही मत्री में सिमिया गो छौझा तेज, गुनाह ही मत्री में सिमिया गो छौझा तेज। आप आराम से पढ़िएगा। पहली बार गुनाह ही, गुनाह ही, ह ही मत्री में, मत्री में, याद रखिएगा। गुनाह ही मत्री में सिमी अरुगो, सिमी अरुगो छौझा तेज, छौझा तेज। अब याद रखेंगे ये पूरा जो पुनर्गठन है एक मात्र 3 से 4 सेकंड में आप याद कर लेंगे। गुनाह ही मत्री में सिमियागो छौझाते, गुनाह ही मत्री में सिमियागो छौझाते। और ये अगर याद हो गया तो आपको लोक सेवा आयोग का प्रश्न, जो भी लोक सेवा आयोग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया कोई भी प्रश्न आप आराम से हल कर सकते हैं। तब मिलते हैं अगले वीडियो में इस वादे के साथ, इस दावे के साथ कि आपका जो प्रारंभिक परीक्षा होगी 2024 की, चाहे वो लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा हो, फिर या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो लोक सेवा आयोग के द्वारा की जानी है, या फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, या फिर बिहार लोक सेवा आयोग, किसी भी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ये प्रश्न सारे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस मोटिवेशन के साथ कि सफलता एक दिन में नहीं किंतु एक दिन जरूर मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।